Good morning, students. Today we start lecture number 3, class 11th, physics, unit 1st, physical world and its measurement. तो देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हमने पढ़ लिया था इम्पैक्ट ऑफ फिजिक्स, रिलेशन विद टेक्नोलॉजी, स्कोप ऑफ फिजिक्स, काफी चीजें हमने उस लेक्चर में डिस्कस की थी। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3, आज हम फिजिकल वर्ल्ड इस पार्ट को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूनिट एंड डायमेंशन, इट्स मेजरमेंट के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक तो फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर एंड सेकेंड वन इज कंजर्वेशन लॉज। ये दो टॉपिक्स आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। नेचर में कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेज प्रेजेंट हैं? देखिए बेटा, मेनली 4 फोर्सेज हैं, बाकी सभी फोर्सेज उन्हीं से बने हैं। तो 4 मेन फंडामेंटल फोर्सेज हैं जो नेचर के अंदर हैं, जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फोर्स है नेचर के अंदर, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान से समझे बेटा, 4 फोर्सेज हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। टोटल कितने फोर्सेज हैं? 4। कौन कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिए बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? हमने 9th क्लास में पढ़ा था, इस यूनिवर्स की हर 2 मास बॉडीज के बीच में एक फोर्स होता है, वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ध्यान से समझो बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? मान लीजिए हमारे पास 2 बॉडीज हैं, एक का मास m1 है और दूसरी बॉडी का मास कितना है? m2 है। तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। मान लेते हैं दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? r है। तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। 9th क्लास में हमने पढ़ा था। तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द 2 बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और हमें पता है जब डायरेक्टली का सिंबल हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? F इज इक्वल टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर। यहां पर g क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू भी हमने पढ़ी थी 9th क्लास में, बट अभी वो हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारे पास 4 फोर्सेस फंडामेंटल है नेचर में। पहला फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? द फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज या ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स ड्यू टू देयर मास। किसी भी 2 बॉडीज के बीच में फोर्स उनकी मास की वजह से, तो हम कहेंगे वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्लियर है बेटा? ध्यान से समझे, रिपीट कर रहा हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? द फोर्स बिटवीन 2 मास ऑब्जेक्ट्स या मास बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। फार्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। F क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 क्या है? मास ऑफ वन बॉडी। m2 मास ऑफ अनदर बॉडी। और r क्या उनके बीच का डिस्टेंस है। तो ये था पहला फोर्स, जिसको हमने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कुछ पॉइंट्स हैं इसके रिगार्डिंग जो आपको पता होना चाहिए। ध्यान से देखिए बेटा, क्या क्या बातें हैं इसके रिगार्डिंग जो हमें पता होना चाहिए। वन बाय वन मैं सभी को बता रहा हूं। ध्यान से देखिए बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या पता होना चाहिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किन बॉडीज के बीच में होता है? मास ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर जो भी मास ऑब्जेक्ट्स या मास बॉडीज हैं उनके बीच में जो फोर्स होगा वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। सेकेंड पॉइंट, ध्यान से समझे बेटा,
इन दो बॉडीज के बीच का जो मीडियम है वो फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा. फोर्स डज नॉट अफेक्टेड बाय द मीडियम बिटवीन द बॉडीज. दोनों बॉडीज के बीच में कौन सा मीडियम है, इससे फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तीसरा, फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. दोनों बॉडी हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगी, रिपेल कभी भी नहीं कर सकती. तो नेचर ऑफ फोर्स हमेशा कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा. नेक्स्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज weakest among all the four fundamental forces. जो चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनमें सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. तो ये थे बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसके रिगार्डिंग हमें पता होना चाहिए. एक बार रिपीट कर रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, द फोर्स बिटवीन टू मास बॉडीज और ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. ये फोर्स होगा कितना, हमेशा G m1m2/r². इसके बाद हमने चार इंपॉर्टेंट बातें इसके रिगार्डिंग डिस्कस की. पहला, मास ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स के बीच में होगा ये फोर्स हमेशा. सेकेंड, फोर्स डज नॉट अफेक्टेड बाय द मीडियम बिटवीन द बॉडीज. दो बॉडीज के बीच में कैसा मीडियम, इससे फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. तीसरा, फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. और ये फोर्स हमेशा कैसा होगा, नेचर में अट्रैक्टिव होगा. नेक्स्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट अमंग ऑल द फोर फंडामेंटल फोर्सेज. जो हमारे पास चार फंडामेंटल फोर्सेज हैं उनमें सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. क्लियर. एक पॉइंट और भी बता सकते हैं हम, रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज अप टू इन्फिनिटी. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इनका रेंज कहां तक है, इन्फिनिटी तक. दो बॉडी जहां रखी हैं और दूर इनके बीच का हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएं, हालांकि फोर्स कम होता जाएगा, हमें दिख रहा है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के. तो दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, फोर्स कम होता जाएगा, बट ये फोर्स लगेगा कब तक, इन्फिनिटी तक. तो रेंज कहां तक हुआ ग्रेविटेशनल फोर्सेज का, इन्फिनिटी तक. तो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स के रिगार्डिंग आपको याद होने चाहिए. हमेशा ये फोर्सेस टू मास ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स के बीच में लगेंगे. उसके बाद इनके दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का मीडियम है, उसके फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, नेचर में हमेशा अट्रैक्टिव होंगी. ग्रेविटेशनल फोर्स इन चारों में सबसे वीकेस्ट फोर्स होते हैं और लास्ट इनकी रेंज कहां तक होती है, इन्फिनिटी तक. तो ये थे हमारे पास पहला फोर्स जिसका नाम था ग्रेविटेशनल फोर्स. इज इट क्लियर. मूव करते हैं सेकंड के ऊपर. चार में से हमने पहली टाइप का फोर्स पढ़ा, पहला फंडामेंटल फोर्स जिसका नाम था ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स सेकंड. दूसरा देखिए बेटा क्या है हमारे पास, सेकंड फंडामेंटल फोर्स जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ध्यान समझो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होते हैं. अभी हमने पढ़ा दो मास बॉडीज के बीच में जो फोर्स होता था उसको ग्रेविटेशनल फोर्स. सेम ऐसे ही दो चार्ज बॉडीज के बीच में जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों, ध्यान से देखिए बेटा, दो चार्ज बॉडी हैं, जब वो रेस्ट में है दोनों, उस समय उनके बीच का जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक. और जब वो दोनों चार्ज बॉडी मूव कर रही हैं उस समय उनके बीच का जो फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फोर्स. तो टोटल हमने दोनों को मिला के क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या हुआ,
द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स की दो चार्ज बॉडीज के बीच में जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। जब वो रेस्ट में होंगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जब वो मूव कर रही होंगी तो मैग्नेटिक फोर्स। तो टोटल कौन सा हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ध्यान से समझे, हमें एक चीज तो पता चल गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता क्या है, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। अब होगा कितना? मान लेते हैं वही चीजें फिर से, दो चार्ज बॉडीज हैं, एक पर चार्ज Q1 है और दूसरे पर चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा उसको हम कहेंगे, जब ये रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मान लेते हैं दोनों किसमें है? चार्ज रेस्ट में है। तो इस समय इनके बीच में जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सेम जैसा ग्रेविटेशन में पढ़ा था, बस वहां पर मास था, यहां पर चार्ज है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बेटा, वहां G था, यहां K है। G क्या था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। K क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो हमें पता चल गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज क्या होते हैं? द फोर्सेज बिटवीन टू चार्ज बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। और जब दोनों चार्ज रेस्ट में है तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और वो फोर्स कितना आएगा? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आएगा। तो हमें सेकंड फोर्स पता चल गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इसके रिगार्डिंग भी वही इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, तो ध्यान से देखिए बेटा। नंबर 1, सबसे पहला वही, ये फोर्सेस किसके बीच में होंगी? दो चार्ज बॉडीज। दीज फोर्सेस आर बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स या बॉडीज। दो चार्ज बॉडीज या चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होंगे ये फोर्सेस। क्लियर है? सेकंड देखिए बेटा, हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर में कैसे थे? अट्रैक्टिव। ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी। कब? जब दोनों बॉडीज का चार्ज सेम हो, दोनों का या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे? रिपेल। और एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, तब क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो नेचर कैसा हुआ? नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। दोनों नेचर हो सकते हैं बेटा, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, नंबर 3। ध्यान समझे बेटा, थर्ड पॉइंट वही, दोनों ऑब्जेक्ट्स के या दोनों बॉडीज के बीच का जो मीडियम है, क्या उसका अफेक्ट होगा? हाँ, उसका अफेक्ट होगा। ग्रेविटेशनल में उसका कोई इफेक्ट नहीं होता था, बट यहां अफेक्ट होगा। एयर में अलग आएगा, वाटर में अलग आएगा, हर जगह अलग अलग आएगा। तो क्या मीडियम बिटवीन चार्जेस अफेक्ट द फोर्स बिटवीन देम। चार्जेस के बीच का मीडियम है वो फोर्स को अफेक्ट करेगा। जब दोनों चार्जेस एयर में रखे होंगे तो उनके बीच का फोर्स अलग होगा, जब दोनों वाटर में रखे होंगे तो उनके बीच का फोर्स अलग होगा। नेक्स्ट नंबर 4, फोर्थ पॉइंट देखिए बेटा, इनकी रेंज कहां तक है? रेंज वही, इनकी भी इंफिनिटी तक है। वही डिस्टेंस बढ़ेगी दोनों चार्ज बॉडीज के बीच का, तो क्या होगा? फोर्स कम होगा, बट कहां तक लगेगा? इंफिनिटी तक। तो वही रेंज ऑफ दीज फोर्सेस इज अप टू इंफिनिटी। इनकी भी रेंज कहां तक है? इंफिनिटी तक है। नेक्स्ट नंबर 5 पॉइंट देखिए बेटा, फिफ्थ पॉइंट क्या है? ये फोर्सेस जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं उनसे स्ट्रोंग होती हैं, उनसे नेचर में क्या होती हैं? स्ट्रोंग होती हैं। कितनी? दीज फोर्सेस आर स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। 10⁻36 टाइम्स। कितनी ज्यादा स्ट्रोंगर होती हैं?
10⁻36 टाइम्स ज्यादा स्ट्रोंगर होती हैं किनसे? ग्रेविटेशनल फोर्सेस से। तो वही चीज बेटा पिछली बार हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कंप्लीटली सब दिख रहा है आपको। ये दो चार्ज बॉडीज के बीच में होती हैं, फोर्स कितना आता है? KQ1Q2/r², के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। वही 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, द फोर्स आर बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके बीच में होंगे? दो चार्ज पार्टिकल्स या दो चार्ज बॉडीज के बीच में। सेकेंडली, नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, नेचर हमेशा अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। मीडियम बिटवीन चार्जेस अफेक्ट द फोर्स बिटवीन देम, दोनों चार्ज के बीच का मीडियम उनके फोर्स को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, रेंज ऑफ दीज फोर्सेस इज अप टू इन्फिनिटी, इन दोनों फोर्सेस का जो रेंज था वो इन्फिनिटी तक था, ग्रेविटेशनल का भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का भी। और लास्ट पॉइंट, दीज फोर्सेस आर स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े थे जो सबसे वीकेस्ट थे नेचर में, और ये उनसे 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर है। क्लियर? तो सेकंड फोर्स हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स फोर्स नंबर 3। तो थर्ड फंडामेंटल फोर्स कौन सा है नेचर में? देखिए बेटा ध्यान से, दो हम पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दो फोर्सेस को हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स फोर्स नंबर 3। तीसरा फोर्स देखिए बेटा कौन सा है? तीसरा है हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब पहले समझे बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं? जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अब आपको पता होना चाहिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो कंटिन्यूअसली रेडिएशंस एमिट करते हैं, हैविंग हाई हैवी न्यूक्लियाई, जिनका न्यूक्लियस बड़ा होता है, जिन एलिमेंट्स का वो कंटिन्यूअसली रेडिएशंस एमिट करते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो ध्यान से देखिए बेटा, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जब उनका डिसइंटीग्रेशन होता है या रेडियो एक्टिव डिके होता है, डिके का मतलब वो टूटते हैं, हैवी न्यूक्लियस जब स्मॉलर न्यूक्लियस में ब्रेक होता है, इट मींस जब उनका रेडियो एक्टिव डिके होता है, तो उस समय वो कुछ चार्ज पार्टिकल्स एमिट करते हैं, उनके बीच में जो फोर्स होता है दैट इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझे बेटा, ये होता क्या है वीक न्यूक्लियर फोर्स? जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट का रेडियो एक्टिव डिके होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कंटिन्यूअसली रेडिएशन एमिट करते हैं और वो हैवी न्यूक्लियस के होते हैं, तो जब उनका रेडियो एक्टिव डिके होता है मतलब वो हैवी न्यूक्लियस से स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूटते हैं, तो उस समय कुछ चार्ज पार्टिकल्स एमिट होते हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स होता है दैट इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। जैसे कि मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए, एक यूरेनियम 92-235 है हमारे पास, हमने इसका रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन करवाया। अब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में हम आगे पढ़ेंगे बेटा, 3 डीके हो सकते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, अलग अलग होते हैं। तो मान लेते हैं इसका बीटा डीके हुआ, ये हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी आप सिर्फ इतना समझें कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है। तो हमने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जिसका न्यूक्लियस बड़ा था और वो कंटिन्यूअसली रेडिएशन एमिट कर रहा था, उसको हमने ब्रेक कर दिया छोटे न्यूक्लियस में, तो क्या किया हमने? बीटा डीके कर दिया। तो यहां से दो चीजें, ये एलिमेंट, एक इलेक्ट्रॉन और एक चार्ज पार्टिकल एमिट हुआ जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिनो। क्या कहते हैं बेटा? न्यूट्रिनो। तो इस इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा। तो सिंपली आपको क्या पता होना चाहिए, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं? व्हेन ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्या? व्हेन ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट अंडरगो रेडियो एक्टिव डिके लाइक बीटा डीके। हमने क्या लिया? बीटा डीके। ऐसे अल्फा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है। तो जब भी डीके होगा, व्हेन ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट अंडरगो रेडियो एक्टिव डीके लाइक बीटा डीके, देन न्यूट्रिनो are release
and the force between these neutrino and electrons are known as weak nuclear forces. वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो समझ आया बेटा, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं? जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट का रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है, जैसे बीटा डीके, अल्फा डीके, गामा डीके, तो वहां से कुछ चार्ज पार्टिकल एमिट होते हैं जैसे न्यूट्रिनो, और वो जब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उन न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स होगा, उस फोर्स को क्या कहा जाएगा? वीक न्यूक्लियर फोर्स कहा जाएगा। तो हमें पता चल गया बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं। अब इसके रिगार्डिंग भी कुछ पॉइंट्स जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, तो ये किसके बीच में होते हैं? तो ये किसके बीच में होते हैं? ये एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। लिख देते हैं बेटा, ये किन किन के बीच में होंगे, इनके रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट, दीज फोर्सेज आर बिटवीन एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स। एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स like इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बाद में फर्दर। तो पहली चीज हमें पता चल गई, दीज फोर्सेस आर बिटवीन एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होते हैं। सेकंड, इनका नेचर, ये अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव। तो ये तो ना तो अट्रैक्टिव होती है ना ही रिपल्सिव, तो नाइदर अट्रैक्टिव नॉर रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी नहीं होती और ना ही रिपल्सिव होती। तीसरा पॉइंट, रेंज। इनका रेंज कहां तक होता है? तो ध्यान से देखिए बेटा, इनका रेंज कहां तक होता है? किनका? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस का। ये वेरी शॉर्ट रेंज होती है। क्या? वेरी शॉर्ट रेंज के ऊपर अप्लाई होती है, लगभग 10⁻⁻16 मीटर। एक बहुत ही छोटे रेंज के ऊपर, बहुत स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर अप्लीकेबल है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। क्लियर है बेटा? तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 3 हमें पता होना चाहिए। एक पॉइंट और अभी, ये फोर्सेस जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, ये 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंगर होते हैं। किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ध्यान से बेटा, चारों पॉइंट्स अच्छे से याद होने चाहिए। पहला, तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हमेशा किसके बीच में होती हैं? एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, लाइक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। और ये ना अट्रैक्टिव होती है ना ही रिपल्सिव होती हैं। वेरी शॉर्ट रेंज के ऊपर अप्लीकेबल होती है, 10⁻⁻16 मीटर, इवन की न्यूक्लियस से भी कम साइज के ऊपर। उसके बाद 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेज। ये ग्रेविटेशनल फोर्सेज से स्ट्रोंगर होती हैं। कितनी? 10⁻25 टाइम्स। नाम तो वीक फोर्सेज है, बट ग्रेविटेशनल फोर्सेज से क्या है? ये स्ट्रोंगर। कितनी? 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंगर होती है। 3 फोर्सेज क्लियर हुए बेटा, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। नाउ वी विल मूव एट लास्ट फोर्स। फोर्थ देखिए बेटा, लास्ट फंडामेंटल फोर्सेस कौन से होते हैं? देखिए, लास्ट फंडामेंटल फोर्सेस है हमारे पास, फोर्थ, जिनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। कौन से? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये कौन से फोर्सेस होते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है बेटा। ध्यान से देखिए, हमारे पास कोई भी एटम है, क्या है? एटम। उसके सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं? सेल्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, हमारे पास कोई एटम है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। अब न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती हैं बेटा? हमने पढ़ी है 2 चीजें। क्या क्या? एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। क्या होते हैं न्यूक्लियस में? 2 चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं, उनको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। तो ध्यान से देखिए बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं?
अब ध्यान से देखो बेटा, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करें। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करना चाहिए, रिपेल, और रिपेल करके न्यूक्लियस से बाहर निकल जाने चाहिए, बट ऐसा वास्तव में नहीं होता। क्यों नहीं होता, ध्यान से देखिए बेटा, क्योंकि ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, चार्जेज के बीच में जो फोर्स है, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, पीछे हम पढ़ के आए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इससे ज्यादा फोर्स है एक इनके ऊपर जो इनको कंबाइन कर रहा है। तो ध्यान से समझें, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं, उनके बीच में एक फोर्स है जो इनको न्यूक्लियस के अंदर बाइंड रख रहा है, इनको न्यूक्लियस से बाहर निकलने नहीं दे रहा है, इनको एक दूसरे की तरफ बाइंड कर रहा है, खींच रहा है। उसको हम कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। फिर से रिपीट करता हूं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, दीज आर दोज फोर्सेस विच बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। लिख देता हूं बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, these are those forces which binds the nucleons inside the nucleus, inside the nucleus। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको बाइंड रखने के लिए जो फोर्स है, उसको फोर्स को हमने क्या नाम दिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। क्लियर है बेटा, तो आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस पता चल गया। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस कौन से होते हैं, दीज आर दोज फोर्सेस विच बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। अब वही इसके रिगार्डिंग भी हमें पता होना चाहिए, वही 4 पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, कौन से 4 पॉइंट्स हैं, वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, सबसे पहला, ये फोर्सेस किसके बीच में है, तो ये फोर्सेस किसके बीच में होते हैं बेटा, न्यूक्लियॉन्स के बीच में। दीज फोर्सेस आर इन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब पता है ना बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है। तो किन के बीच में होंगे, पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर। ये नेचर में कैसे होंगे बेटा, अट्रैक्टिव नेचर के होंगे। कैसे नेचर के होंगे, अट्रैक्टिव नेचर के होंगे। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 3 देखिए बेटा, अट्रैक्टिव क्यों, क्योंकि एक दूसरे को बाइंड कर रहे, खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो अट्रैक्टिव नेचर हुआ। तीसरा देखिए, इनका रेंज कहां तक है, इनका शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज के ऊपर अप्लाई होंगे ये फोर्सेस, और वो है 10⁻⁻15 मीटर। एक बहुत न्यूक्लियस के अंदर ही लगने वाले फोर्सेज है, और न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻14 से 15 मीटर होता है। तो ये क्या हुई, न्यूक्लियस के अंदर ही है, तो इनकी रेंज कहां हुई, 10⁻⁻15 मीटर, मतलब शॉर्ट रेंज के ऊपर अप्लाई होने वाले फोर्सेज हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, दीज फोर्सेज आर independent from चार्ज। चार्ज से ये फोर्सेस इंडिपेंडेंट है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी। जैसे हमने बताया, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको बाइंड रख रहा है, मतलब ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी है। तो न्यूट्रॉन 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 पर तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करते। इट मींस दीज फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम चार्ज। नेक्स्ट नंबर 5, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं नेचर में। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, नेचर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हैं, और ये 10⁻38 टाइम्स स्ट्रोंगर है, टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने स्ट्रोंगर, 10⁻38 टाइम्स। तो बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस आपको समझ आया। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस वो होते हैं जो न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड रखने के लिए अप्लाई हो रहे हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस।
चार इंपॉर्टेंट पॉइंट, पांच हैं। पहला, दीज फोर्सेज आर इन बिटवीन न्यूक्लियंस, ये न्यूक्लियंस के बीच में, मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में। दीज आर अट्रैक्टिव इन नेचर, ये नेचर में हमेशा अट्रैक्टिव होंगे। शॉर्ट रेंज होगी क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही अप्लाई होंगे, तो किस रेंज के, वे शॉर्ट रेंज के हैं, 10⁻⁻15 मीटर। दीज फोर्सेज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम चार्ज, ये फोर्सेज चार्ज से क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट कर रहे हैं, इट मीन चार्ज का इनमें कोई रोल नहीं है। और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं नेचर में, कितने, 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इज इट क्लियर? तो ये थे हमारे पास बेटा चार फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक देखिए बेटा, कंजर्वेशन लॉ। लास्ट टॉपिक देखें, देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। कंजर्व्ड क्वांटिटीज, ध्यान से समझे बेटा, कंजर्व्ड क्वांटिटीज समझे। कंजर्व्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं बेटा? ऐसी क्वांटिटीज जो कांस्टेंट रहे विद टाइम, ऐसी क्वांटिटीज जो क्या रहे, कांस्टेंट रहे विद टाइम इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो उनको हम क्या कहेंगे, कंजर्व्ड क्वांटिटीज। तो लिख देते हैं, दीज आर दोज क्वांटिटीज, these are those quantities that remains constant, that remains constant over time। ऐसी क्वांटिटीज जो टाइम के साथ कांस्टेंट रहें, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, कंजर्व्ड क्वांटिटीज। क्लियर है? अच्छा, इसकी रिगार्डिंग एक चीज और ध्यान रखें बेटा, कंजर्व्ड क्वांटिटीज में भी स्केलर और वेक्टर। कंजर्व्ड क्वांटिटीज में बी स्केलर और वेक्टर। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्केलर का एग्जांपल हो गया एनर्जी, मास। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, बट क्या है, कंजर्व है, टाइम के साथ कंजर्व रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की भी बात कर लेते हैं। वैसी कौन सी क्वांटिटीज जो वेक्टर हैं और कंजर्व हैं? तो हो गया लीनियर मोमेंटम, क्या, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो ध्यान से समझे बेटा, सबसे पहले कंजर्व्ड क्वांटिटी क्या होती है? दीज आर दोज क्वांटिटीज दैट रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम, जो टाइम के साथ वेरी ना करे, कांस्टेंट रहे इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो उनको हम क्या कहेंगे, कंजर्व्ड क्वांटिटीज। उसके बाद कंजर्व्ड क्वांटिटीज में भी स्केलर और वेक्टर, ये स्केलर भी हो सकती हैं और वेक्टर भी। स्केलर का एग्जांपल हो गया एनर्जी, मास, और वेक्टर का हो गया लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्व्ड क्वांटिटी क्या होता है पता चल गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके बाद हमारे पास आता है कंजर्वेशन लॉ क्या होता है। ध्यान से देखिए बेटा, कंजर्वेशन लॉ क्या होता है। कंजर्वेशन लॉ, देखिए बेटा, कंजर्वेशन लॉ क्या होता है। कंजर्व्ड क्वांटिटीज हमें पता चल गया, अब हम बात करेंगे किसकी, कंजर्वेशन के लॉ क्या है। ध्यान से देखिए बेटा, कंजर्वेशन का लॉ क्या होता है। इट इज ए हाइपोथेसिस, इट इज ए हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन and experiments it is a hypothesis based on observation and experiments which cannot be proved but verified by series of experiments।
देखिए बेटा, ये एक हाइपोथेसिस है और लास्ट लेक्चर में हमने बताया था हाइपोथेसिस क्या होते हैं, जिनको हम प्रूव नहीं कर सकते बट ये ऐसे अजम्पशंस होते हैं जिनको हम प्रूव नहीं कर सकते बट वेरीफाई कर सकते हैं विद द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। और ऐसा ही है कंजर्वेशन लॉ। तो कंजर्वेशन लॉ एक हाइपोथेसिस है जो किसके बेसिस पर लिया गया, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर। इसको हम प्रूव नहीं कर सकते बट वेरीफाई कर सकते हैं थ्रू ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो ये थे हमारे पास कंजर्वेशन लॉ। अब कुछ कंजर्वेशन लॉ है। पहला कंजर्वेशन लॉ देखिए बेटा क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ये देखिए बेटा एक सिस्टम है, मान लेते हैं कोई भी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब इस सिस्टम का किसी और सिस्टम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये कैसा सिस्टम हुआ, आइसोलेटेड सिस्टम हुआ। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और टोटल एनर्जी वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है बट ओवरऑल क्या रहेगा, कांस्टेंट। जैसे कि एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इस चीज को। ये मार्कर है, इस समय ये ग्राउंड से कुछ हाइट पर है, तो इसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल। मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, ये नीचे यहां पहुंच गया। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहां से यहां तक गया, हाइट कम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम हो गई। बट वही चीज है, जैसे इसका पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ तो इसमें मोशन की वजह से, वेलोसिटी स्पीड की वजह से इसमें कौन सा एनर्जी आ गया, काइनेटिक। तो इसका वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक में। तो क्या हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि किसी भी सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। टोटल एनर्जी एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बट ओवरऑल टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकंड देखिए बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेम मास को भी ना तो कभी क्रिएट किया जा सकता ना कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता, बट ये भी इक्विवेलेंट है किसके, एनर्जी का। अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्विवेलेंस आइंस्टीन थ्योरी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। एनर्जी और मास एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में, बट ना तो मास कभी क्रिएट हो सकता ना डिस्ट्रॉय हो सकता। ये एनर्जी का इक्विवेलेंट है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये हम मोस्टली केमिस्ट्री में रिएक्शंस को एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं। आपने देखा है केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं उसमें एक रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स का मास हमेशा इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट्स के मास के। और ऐसा हम कैसे करते हैं, बाय बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। तो ओवरऑल किसी भी कैसे सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मास भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, बट इट कैन मे बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। क्यों, क्योंकि ये मास एनर्जी इक्विवेलेंट है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी। तो दो लॉ समझ जाए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तीसरा देखिए बेटा हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने 9th क्लास में पढ़ा था। लीनियर मोमेंटम भी किसी आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व रहता है, कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। तो ध्यान से देखिए, लीनियर मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो कोई भी हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके अंदर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसका लीनियर मोमेंटम तब तक कांस्टेंट रहेगा, यानी मास इंटू वेलोसिटी, इसका जो प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का, वो कांस्टेंट रहेगा। कब तक, जब तक उस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें एक बॉडी मूव कर रहा है, तो उस बॉडी का कोई मास है और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका मास और वेलोसिटी
का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऐसे ही फोर्थ लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या है? एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम सिंपल, एंगुलर मोमेंटम जब भी कोई बॉडी किस में मूव करे, रोटेशनल मोशन में, तो उसके ऊपर जो मोमेंटम लगेगा दैट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। तो वही चीज है, एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं, फार्मूला होता है MVR, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस ऑफ द रोटेशनल पाथ। क्लियर है? तो वही चीज है, कोई भी बॉडी जब रोटेशनल मोशन में होगी तो उस समय जो उस पर मोमेंटम लगेगा दैट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। और सेम लीनियर मोमेंटम की तरह ये भी कोई आइसोलेटेड सिस्टम है हमारे पास, उसके ऊपर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। और एंगुलर मोशन में एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? टॉर्क। तो जब तक किसी बॉडी पर एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे तो उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर हुआ बेटा? तो ये था हमारे पास कंजर्वेशन के लॉज। तो हमारा जो यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट जो पार्ट था फिजिकल वर्ल्ड, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट पार्ट मेजरमेंट मींस यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू।